सर यस बेटा, यस बेटा। मतलब हम साइक्लिक में रोज के बीच में इवन एक्सचेंज करते हैं तो वो तो हर बार सेम आएगा ना। फिर हेलो हम्म मतलब आपने जो जैसे लिखा है ना एफ ऑफ ए बी सी एफ ऑफ बी सी और एफ ऑफ सी ए बी, तो हम उसमें रोज के इवन एक्सचेंज ही कर रहे हैं ना डिटर्मिनेंट्स में। वो तो तो इवन डिटरमिनेंट के एक्सचेंज ऊपर में होगा तो ना, कैसे दिया हुआ है, प्योरली डिटरमिनेंट पे डिपेंड करता है कैसे दिया हुआ है। सर पर अगर इवन एक्सचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के बराबर ही आएगा ना। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें क्या गलत है? सही तो है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। सर मतलब हर डिटर्मिनेंट साइक्लिक हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा भाई? वो तो डिटरमिनेंट पे डिपेंड करेगा ना कैसे दिया हुआ है। हर डिटरमिनेंट साइक्लिक क्यों है? ये साइक्लिक दिया हुआ है क्या? देखो आप बताओ, ये साइक्लिक दिया है, चलो चेक करते हैं। एक सेकंड, इसको रोकते हैं, इसको रोकते हैं, दूसरा कोई उठा लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना? मुझे बताना। ज्यादा ऊपर चलेगा क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, मतलब मान लो किसको उठा लेते हैं। हाँ ठीक है ना, ये तो एक्चुअली ए माइनस बी माइनस सी वाला ही क्वेश्चन है ये। इसको हम ओरली कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। ये बता साइक्लिक है क्या? इज दिस साइक्लिक? एक मिनट सर, एक मिनट। देख के बताओ आप, देख लो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है, लेकिन यहाँ से नहीं बता पा रहे हैं हम, ये वैल्यू यहाँ से नहीं बता पाते। यहाँ से आप नहीं बता पाओगे कि साइक्लिक है, बट यहाँ से हम देख के बता पा रहे हैं ना साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, ठीक है ना? वी कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम हियर कि साइक्लिक है, बट यहाँ जब हमने इसका एक्सपांशन कर दिया तो यहाँ से हम बता पा रहे हैं कि ए बी सी की जगह अगर हम रिप्लेसिंग करते जाए तो बिल्कुल साइक्लिक बन रहा है, ठीक है? तो ये मतलब साइक्लिक यहाँ से एक्सप्रेशन है। इवन एक्सचेंज ऑफ रोज कर रहे हैं तो 1+1+1+a आ रहा है, नहीं 1 1 और 1+a और फिर आ रहा दोनों है। चीजें अलग हैं भाई। इवन एक्सप्रेशन कर रहे हो जो तुम, इवन चेंजेस ऑफ रोज एंड कॉलम दैट यू आर डूइंग, दैट इज नॉट हैविंग एनी रिलेशन विद साइक्लिक। उसका कोई साइक्लिक से लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम ए बी सी को बी सी ए से रिप्लेस कर रहे हो तो तुम्हारी यहाँ रोज चेंज हो जा रही है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। समझे मेरा कहने का मतलब ये है? इज इट क्लियर? ए बी सी का जो चेंज होना, उसकी वजह से रोज का इंटरचेंज होना, वो एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट डज नॉट मीन साइक्लिक का मतलब ये नहीं है कि मैं रोज को घुमा रहा हूँ, वो मेरा मतलब है ही नहीं। साइक्लिक का मतलब है ए बी सी की जगह बी सी ए रखूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। देखिए वो कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम उसका जस्टिफिकेशन दे पा रहे हो कि हाँ यार रोज इंटरचेंज हो गई तो सेम ही बन रहा है, समझे मेरी बात? लेकिन यहाँ पे वो जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाओगे तुम। इज इट क्लियर? अब ये साइक्लिक है लेकिन ये मतलब होमोजीनियस नहीं है। अगर सर अगर BCA की अगर हम ABC की जगह BCA डालेंगे तो फिर हमें वो रोज को घुमा के दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये दोनों इक्वल है। इस केसेस में घुमा के इसके अंदर, नहीं सर, उसके पहले वाले में जो आपने एग्जांपल दिया था ना तो हमने सारे 1A और एग्जांपल्स कर लिए, A4। उनमें वैसे ही करेंगे। आप रोज आपने घुमा दिया तो आप वहां से जस्टिफाई दे पाए कि हाँ यार समझ गया मैं, डिटरमिनेंट का रो मैंने चेंज कर दिया, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं हुआ। लेकिन वो यहाँ पे हम नहीं बता पा रहे, तो ये रूल नहीं है कि साइक्लिक का मतलब है रोज घुमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। समझे तुम मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर
साइक्लिक का सर। मतलब कुछ और है। साइक्लिक का मतलब है एबीसी की जगह बीसीए कर दिया तो एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। वो तुम कैसे देख पाते हो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने पूरा एक्सपांशन करा उसके बाद पता चला है साइक्लिक है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि साइक्लिक तो होमोजीनियस होगा ही होगा। वो भी एग्जांपल ये क्लियरली बता रहा है कि दिस इज अ साइक्लिक एक्सप्रेशन बट दिस इज नॉट होमोजीनियस। ये डिग्री 3 है और ये सारे डिग्री 2 के एक्सप्रेशन है। ठीक है ना? कोई रूल मत बना लो देख के कि हाँ यार ये तो ऐसा ही होता है। कॉन्सेप्चुअली जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो रूल्स है, जो मैं बोल रहा हूँ वो रूल को फॉलो करना है कि भाई फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। एफ ऑफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोज को इंटरचेंज करते हैं हमेशा या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कैसे हम क्वेश्चन को देख पाते हैं। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। तो अब हमारा डिस्कशन पे जमते हैं। अब मैं ये एग्जांपल आपको दिखा रहा था, अगर आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बहुत अच्छे से तो ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। दिस इज अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। क्या होम एक्सप्रेशन है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। और अगर आप ऑब्जर्व करो एक ही जगह बी रख दूं मैं, ठीक है ना, तो और बी की जगह ए रख दूं तो ये साइक्लिक भी बनेगा। दिख रहा है आपको? होमोजीनियस भी है, साइक्लिक भी है। ये समझ आ रहा है सबको? इज इट क्लियर? होमोजीनियस भी है और साइक्लिक भी है एक्सप्रेशन। यस सर। और मैं क्या बोल सकता हूँ, एक ही जगह बी रखूंगा तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी। If I put a is equal to b, then determinant does not become 0. So a minus b फैक्टर नहीं होगा। तो होमोजीनियस का a माइनस बी फैक्टर नहीं है तो साइक्लिक की वजह से b माइनस सी भी नहीं होगा, c माइनस ए भी नहीं होगा। तो इसका डिग्री 1 का एक होमोजीनियस फैक्टर आएगा, डिग्री 2 का होमोजीनियस फैक्टर। तो डिग्री 1 का होमोजीनियस क्या है? a प्लस बी प्लस सी। ये डिग्री 3 का एक्सप्रेशन है। और डिग्री 2 का होमोजीनियस फैक्टर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इज इट क्लियर? ये k टाइम्स और ये l टाइम्स। ये सबको समझ आ रहा है? डिग्री 1 का होमोजीनियस साइक्लिक क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? डिग्री 2 का होमोजीनियस साइक्लिक a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी। जो ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है वही इन खतरों से खेले, जो नहीं समझ पा रहा है वो नॉर्मल मेथड से ही करे। खतरों से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? डोंट try to go for the method which you are not comfortable in, not you are confident in. इसमें आप comfortable confident ना हो मेथड अप्लाई ना करें। ठीक है? चलें, तो ये पूरा एक्सपेंशन के रिलेटेड था। अब एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम एक्सपेंशन की। ठीक है ना? ये नॉर्मल एक्सपेंशन है और इसी के बेस पे क्वेश्चंस है। तो अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को हम पॉज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हम कर सकते हैं, देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ द क्वेश्चंस। आप अपना मॉड्यूल कर सकते हो और मैंने आपको बोला है आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो। ठीक है ना? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है? अभी जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट चीज है एक और प्रॉपर्टी, जिससे हमारे क्वेश्चंस काफी आसान हो जाएंगे सॉल्व करने में। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रॉपर्टी 8। ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी 8 पे आ जाते हैं। Now, what do I want to say in property 8? If the terms are in AP, अगर terms जो है वो arithmetic progression में है तो determinant की value 0 हो जाएगी। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? What's the proof behind it? देखो कैसे हम बोल पाते हैं। If I try to understand ये actually क्या लिखा है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो A1 A2 A3 को कांस्टेंट रखता हूँ, इसको ओपन करता हूँ तो कैसे खुलेगा? A1 A2 A3 ये एज इट इज, और ये क्या खुलेगा? प्लस इधर क्या खुलेगा बताओ? A1 A2 A3 D1 D2 D3 और ये क्या लिखा हुआ है? A1 प्लस 2 D1 A2 प्लस 2 D2 और A2 प्लस 2 D3 A3 प्लस 2 D3। तो ये तो 0 हो गया। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो एक में ये खुलेगा, एक में ये खुलेगा। अब जिसमें ये सिर्फ खुलेगा तो फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल, फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल। अब जिसमें सिर्फ ये खुलेगा तो उसमें सेकंड और थर्ड आइडेंटिकल, तो दोनों डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे। ये सबको समझ आ रहा है? एक अंडरस्टैंडिंग का मेथड ये है, मेथड 1। दूसरा मतलब अंडरस्टैंडिंग का आप मेथड क्या है? फिर से वो प्लस प्लस में फिर से ब्रेक कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हैं, फिर से ब्रेक कर रहे हैं।
ठीक है ना, 2 बार ब्रेकेज हुआ, पहला एक बार ब्रेक हुआ, फिर दूसरा जो है उसको फिर एक बार ब्रेक कर दिया। सर फाइनल ब्रेक समझनी पड़ी। छोड़ो, नहीं समझ पड़ा, एक और ऑपरेशन है, क्या कर लो आप, इसको इधर से घटा दो, तो C1 को सर नहीं वो वाला बताता हूँ, पहले इसको समझ लो यार, जो तुमको आसान लगेगा वो तुम अडॉप्ट करो ना उसको। C2 को कर दो C2 माइनस C1, C3 को कर लो C3 माइनस C1, ये क्या बन गया, A1 A2 A3, ये क्या बन गया D1 D2 D3, ये क्या बन गया 2D1 2D2 2D3, सही है। अब ये कॉलम इसका मल्टीपल बन गई, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, सही है। टर्म्स क्या लिखी हुई है, एपी में लिखी हुई है, ठीक है ना, वो भी मैं समझाता हूँ, पहले एक तरीके से आप समझ लो कि हाँ सर ने जो बोला वो चीज सही बोली है, एपी में है तो टर्म्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। नाउ यू शुड अप्रिशिएट कि अगर ये T1 होता, ये T5 होता और ये T10 होता, सिमिलरली किसी और एपी का T1 T5 T10 होता, सिमिलरली ये भी T1 T5 T10, बट ये जो टर्म्स है ये अलग अलग एपी के, ठीक है ना, तो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है आपकी, ठीक है। सिमिलरली अगर T1 T2 T10 है, T1 T2 T10 T1 T2 T10, अगेन डेल्टा इक्वल टू, ठीक है ना। तो हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर हमारे सीरीज के जो टर्म्स हैं तीनों वो डिटर्मिनेंट 0 कब करेंगे, जब एपी में होंगे। अच्छा, अब जो मैंने पहली मेथड की उसमें क्या करा था, इन दोनों को अलग अलग ओपन करा था, तो एक के अंदर ये कॉलम गई थी, एक में ये कॉलम गई थी, तो आ गया था A1 A2 A3, पूजन देख लो A1 A2 A3, और ये वाली कॉलम एज इट इज थी, तो ये डिटर्मिनेंट 0 कर दिया इसने, क्यों, फर्स्ट और सेकंड कॉलम इक्वल हो गई। फिर हमने क्या करा, दूसरी लिख दी A1 A2 A3 D1 D2 D3, फिर A1 प्लस 2 D1 A2 प्लस 2 D2 और A3 प्लस 2 D3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, इसको और इसको, तो जिसमें ये सिर्फ कॉलम आएगी वो वाला फर्स्ट कॉलम के साथ आइडेंटिकल हो जाएगा और डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, और जिसमें ये और ये आ जाएगा, कौन सा 2D1 2D2 2D3, और ये बीच वाली कॉलम आ जाएगी, इनमें भी दोनों आइडेंटिकल, तो डेल्टा आपका 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो दोनों केसेस में आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक है ना। चलें अब आगे। तो जैसे अब मान लीजिए आपको बोला है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें से घटाता हूँ, इसको इसमें से घटाता हूँ, इसको इसमें से घटाता हूँ, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विल बी 7, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5, और ये कितना आ जाएगा 3, 1 3 5 7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 7 5 और 3, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 11 9 7 5, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 13 9 11 7, सही है। ये डिटरमिनेंट बन गया मेरे पास 4x4 का। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको इसमें से घटाऊं, इसको इसमें से घटाऊं, इसको इसमें से घटाऊं, तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा क्या 1 2 2 2 3 5 7 2 2 2, यस। ये सबको समझ आ गया, इज इट क्लियर। 1 3 5 7 2 2 2 2 2 2, ठीक है ना। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको दिखाना एक्चुअली नहीं चाहिए, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सीरीज 1 है जो एपी में है, सीरीज 1 एपी में है, सीरीज 1 एपी में है, सीरीज 1 एपी में है, और अगर मैं ये फर्स्ट टर्म मानता हूँ तो सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म है सब सीरीज इसकी, तो इसका डिटर्मिनेंट ऐसे ही 0 हो गया। बट जिनको नहीं समझ आया है प्रॉपर्टी, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो भी आप प्रूफ कैसे कर सकते हो मैं पूरा दिखा रहा हूँ। अब क्या कर लो आप नेक्स्ट स्टेप में, इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से, 3 रो आइडेंटिकल आ गई है, डेल्टा 0 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इज इट क्लियर। ठीक है ना, आई गेस ये क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग ऑफ, एक काम करते हैं डिफरेंशिएशन देख लेते हैं पहले डिटर्मिनेंट्स का। तो डेल्टा 0 हो गया आपके पास,
एक और चीज देख लो, जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है मैट्रिसेस, तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर A ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर था, विच वाज इन केस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। देखो ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर ए मैट्रिक्स बी के बराबर है तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर है और मैंने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सबको समझ आया? डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस है, मतलब क्या है, माइनस हर रो और कॉलम से बाहर निकलेगा, हर रो और हर कॉलम से एक एक में बाहर निकलेगा। तो अगर n रोज का डिटर्मिनेंट है, n क्रॉस n इसका ऑर्डर है डिटर्मिनेंट का, तो -1 n बार बाहर आएगा। अगर 2 क्रॉस 2 है तो -1 2 बार आएगा, विच मीन्स पॉजिटिव। अगर 3 क्रॉस 3 है तो -1 3 बार बाहर आएगा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला, तो बहुत बहुत अच्छी चीज पता चली कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ऑर्डर 3 होता है तो। अगर ऑर्डर 2 होता है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से मुझे क्या पता चला, डिटर्मिनेंट ए का 0 हो जाएगा। मतलब अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लो। Thus the determinant value of an odd skew symmetric matrix is 0। जो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ऑड ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलें आगे। अब देखो एक अच्छा सर सा 1 मिनट क्वेश्चन लिखना आपकी बाकी स्क्रीन है। पे, लिख लो इसको, लिख लो, लिख लेंगे इसको। सर डन। हाँ, ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट डज दिस मीन, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये कुछ लैम्बडा में एक्सप्रेशन है, और ये लैम्बडा में देख रहे हैं, अगर हम डिग्री 2 मल्टीप्लाइड विद डिग्री 2 इसमें डिग्री 4, तो डिग्री 4 का एक्सप्रेशन लिखा भी हुआ है। अब मुझे बोल रहा है टी की वैल्यू ढूंढने के लिए, तो टी की वैल्यू मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन, अगर मैं लैम्बडा 0 रख देता हूँ दोनों साइड, तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ डिटर्मिनेंट आ जाएगा और वो सीधा सीधा टी के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या सबको समझ आ रहा है? ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मेरी स्क्रीन के सामने, ये एक्सपांशन भाई इसके बराबर दिया हुआ है, तो आप टी की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मैं बैठ के इसको मल्टीप्लाई करके ओपन नहीं करूंगा, टी बताने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलूंगा लैम्बडा 0 पुट कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पे सीधा सीधा टी बचेगा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 -1 3 1 माइनस, सॉरी ये भी 0 हो जाएगा, -4 -3 4 और 0। बस मैं इसको क्या कर लूंगा, एवेल्युएट। अब मैं एवेल्युएट भी नहीं करूंगा, दिख रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का है, तो टी 0 हो जाएगा, ओरल आंसर खत्म, विदाउट सॉल्विंग। इज इट क्लियर? चाहो तो निकाल लो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट वैल्यू, बट दैट इज अ लॉजिकल थिंग, ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट skew symmetric will be for sure 0. Should we move on? सर वो वापस बताओ। क्या बताऊं बेटा, बताओ ना वापस, क्या जानना है, क्या नहीं पता चला? बताओ क्या नहीं पता चला, I'll explain। टी निकालना है, तो टी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो लैम्बडा 0 रखा पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने लैम्बडा 0 रखा, और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट बना वो डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक था, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि टी का वैल्यू 0 हो जाएगा।
सर वो स्क्यू सिमेट्री के वो कैसे पता चला? लैम्बडा इक्वल टू 0 डाला ना बेटा हमने, 0 -1, फिर से लिख रहा हूँ, देख लो, पहले पूछो ना आप लोग, ये देखो -3 4 और 0। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता चलता है? डायगोनल एलिमेंट 0, नॉन हाँ डायगोनल सर। एक दूसरे की अपोजिट साइन के हैं, है ना। -1 है तो ये 1 है, 3 है तो ये -3 है, -4 है तो ये 4 है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम, फटाफट आ जाओ। ये किसी का बाकी है तो लिख लो, किसी का बाकी है? सब बच्चों को पता चल रहा है? बुरहानुद्दीन सब समझ आ रहा है बेटा? अंजन, अब्दुल्ला, हाँ सर। सब पता चल रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, इंशा, ठीक है। जिन जिन को नहीं पता चल रहा है, एक बार वीडियो भी आप जाके फिर से देख लेना पूरा का पूरा, और कुछ डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स का समेशन कैसे करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 रोज या 2 कॉलम्स को कांस्टेंट रखना है, और जो नॉन कांस्टेंट है उनको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो आई गेस आपने लिख लिया है, डू यू नीड टू राइट दिस अगेन? ये लिख चुके हो आप, क्या आपको ये फिर से लिखना है? समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे करते हैं हम? जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रखते हैं, रोज को, और जो एक रो वेरी कर रही है उनके कॉन्जिक्यूटिव, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। सबने लिखा हुआ है ये या नहीं लिखा हुआ है? आप मुझे बताइए तो मैं उस हिसाब से करूँगा। सर लिखना पड़ेगा। लिख लो, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिखा हुआ है? हाँ ना, लिखा हुआ है तो मत लिखो, बार बार मत लिखो। नहीं लिखा तो एक बार लिख सकते हो आप, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर लेंगे, मतलब ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा। कब पता चला? ये रो कांस्टेंट, ये रो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम है दोनों में, ठीक है। फटाफट लिख लो इसको। अली असगर समझ आ रहा है बेटा सब? ताहिर, ताहिर का कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है। फरहान सब पता चल रहा है बेटा? यस सर। ध्यान है ना तुम्हारा पढ़ाई में अच्छे से? हाँ सर। हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक डेल्टा r। आपको ढूंढना समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक डेल्टा r। अब समेशन का मतलब क्या है, मैं इन टर्म्स को लिखता हूँ तो ये कैसे लिखी जाती है देखो। ये तो कांस्टेंट है 2 -1 -1, सॉरी 2 1 -1, ये लिखी जाएगी 2 1 -1 0 3 8, और पहले r की जगह 1 रखूंगा तो 1 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर क्या होगा समेशन के बाद 2 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और ये चलती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो लॉजिकली हम ऐसा करते हैं ना, समेशन करना है तो भाई इनका ही सम करना है कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या? देखो इस क्वेश्चन को अभी मैं नेक्स्ट टाइम से इतना लंबा करके नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा समेशन r के ऊपर लगा दिया r इज इक्वल टू 1 से n तक, समेशन r स्क्वायर पे लगा दिया r इज इक्वल टू 1 से n तक, समेशन 7 स्क्वायर पे लगा दिया r इज इक्वल टू 1 से n तक, 2 1 -1 0 3 और 8। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने जो समेशन है ना वो सीधा सीधा इनके ऊपर ही लगा दिया। भाई ये तो कांस्टेंट ही है, जब एडिशन होगा तो कांस्टेंट ही रहेंगे। सम क्या होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो मतलब इसी पे समेशन लगाया हुआ है एक्चुअली, समझा जाए अगर तो। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये स्टेप तक सबको क्लियर है, तो हम क्या करते हैं इस स्टेप को इरेज कर देते हैं जो बार बार एडिशन का लिखा है। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में सीधा समेशन लगाते हैं। तो समेशन क्या हो जाएगा r के ऊपर n plus 1/2, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा n plus 1 2n plus 1/6, ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर कितनी बार लिखा है n बार लिखा है, तो 7 स्क्वायर इंटू n हो जाएगा 2 1 -1 0 3 8। इज इट क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज योर डेल्टा r का समेशन r इज इक्वल टू 1 से n तक। दिस इज योर आंसर।
लिख लेंगे इसको सारे बच्चे। चले नेक्स्ट की तरफ। Should I erase this? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स के अंदर डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं? तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते हैं या रो वाइज। मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है जिसके अंदर 4 कॉलम है, तो आप क्या करोगे, पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सबको कांस्टेंट रखोगे। फिर दूसरी कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सबको कांस्टेंट रखोगे। फिर तीसरी कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सब कांस्टेंट। और फिर चौथी कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे। इज इट क्लियर? जब भी डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉलम्स को डिफरेंशिएट करना है या रो को करना है, बट एक एक करके करना है। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा दूं, फंक्शन लिखे हुए, ठीक है ना, f1 f2 f3 g1 g2 g3 और h1 h2 h3, ये सारे फंक्शन है, 9 फंक्शन लिखे हुए हैं x के अंदर। ठीक है ना? ये डिटर्मिनेंट डेल्टा x बना हुआ है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है इसको, तो मैं कैसे करूंगा, पहली रो को कर देता हूँ। मान लो तो ये हो जाएगा f1 डैश f2 डैश f3 डैश g1 g2 g3 h1 h2 h3 प्लस, फिर क्या करूंगा, फर्स्ट और थर्ड रो कांस्टेंट, तो ये एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगी, f1 f2 f3 h1 h2 h3। डिफरेंशिएशन क्या होगा, g1 डैश g2 डैश g3 डैश। फिर क्या हो जाएगा, f1 f2 f3 कांस्टेंट, g1 g2 g3 कांस्टेंट और h1 डैश h2 डैश और h3 डैश डिफरेंशिएट होगा। तो ये डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते हैं, उसको नोट डाउन कर लो आप लोग। दिस इज हाउ डू वी डू डिफरेंशिएशन इन डिटरमिनेंट्स। सर ये वापस समझाओ। एक एक को डिफरेंशिएट करना है बेटा। इसको डिफरेंशिएट करो, बाकी को कांस्टेंट रखो, ये किया हुआ है। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, जो किया है, बाकियों को कांस्टेंट रखो। फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो, बाकियों को कांस्टेंट रखो। सर ऐसा कॉलम वाइज भी चल सकते थे? बिल्कुल, ये लिखा हुआ ना, पहले जो लिखा है वो कॉलम वाइज करा है। तो आप चाहो तो f1 g1 h1 को पहले करो, इनको कांस्टेंट रखो। फिर f2 g2 h2, इनको कांस्टेंट। फिर f3 g3 h3 और इनको कांस्टेंट। क्लियर? एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। तो एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद हो, हमने एमओडी में छोड़े हुए हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डिटरमिनेंट वाले, वो भी अभी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन अभी उठा लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड एफ डैश जीरो। आपके पास लिखा है फाइंड एफ डैश जीरो। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एक बार आप कोशिश कर लो ना, आप ही निकाल लो फटाफट, आप ही निकाल लो और मुझे बता दो क्या रहा है। क्या आ रहा है बच्चों का आंसर? फटाफट फटाफट मुझे चैट में बता दो। व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग? एफ डैश एक्स के बाद एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो यू गेट एफ डैश जीरो।
नहीं आ रहा है क्या? आ गया, आ गया। इंशिया आंसर एक आना चाहिए ना, आपने मुझे क्या भेजा है? कुछ एक आंसर होना चाहिए। यस, अली असगर का आंसर मेरे पास आ गया 3। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा -6। किन किन का आ गया -6? आ गया क्या? कर लूं डिफरेंशिएट? अली असगर कैसे किया तुमने, रो या कॉलम, बताओ। बताओ भाई, फिर बोलोगे सर ऐसे सॉल्व करके दो मेरे को, तो फिर रोसे मैं कर ही करो लेता हूँ। कैसे आ रहा है पूजन आंसर सर -6? सर नहीं आ रहा है, इसलिए रो से करो ना। रो से करूँ? सबने रो से करा है? तो सुनाई नहीं दे रहा था आपने जो बोला अभी। कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैसे किया तुमने डिफरेंशिएट? सर रो वाइज, ठीक है, तो रो मतलब वाइज रो कर में रहा जो हूँ था वो मैं, डिफरेंशिएट रो कर। वाइज कर रहा हूँ मैं, रो वाइज कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए आप लोग सब, सब लोग एक बार चेक कर लेना, कहीं गलती कर रहा हूँ तो बताना मुझे, ठीक है ना। ये आपका आ गया। अब f'0 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 0207003 -100 प्लस 005000। तो इसको तो निकालूंगा ही नहीं मैं, हटाओ भाई, चलो फटाफट हटो। नेक्स्ट 005703001। इज इट क्लियर? सबका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जानकारी दे दें आप, सबका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक्सपेंशन कर सर लो। अगर सॉल्व कर एक्सपांशन करके 0 रखे तो भी आंसर आना चाहिए ना। आना चाहिए, लेकिन यार इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हो तुम? मैं भी नहीं करूंगा इतनी मेहनत। तो f'(x) निकालूंगा नहीं मैं, मुझसे f'(x) थोड़ी पूछा है, f'0 पूछा है। फालतू में डिटर्म आएगा आंसर बेटा, 100% आएगा, बट आपको फिर उसमें कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हाँ सर, वही करा है, तो पता मुझे नहीं फोटो गलती भेज हुई दो, मैं देख। चेक कर लेता हूँ। फोटो भेज दो मुझे, ठीक है। उसका फोटो ले लो और मुझे भेज दो, ठीक है। तो अब इसका f'0 कैसे निकालेंगे? इसको हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो एग्जाम में आता है तो आप इवैल्यूएट f'(x) मत करना, f'0 निकालना है। तो x की जगह 0 पुट करके डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, -1 × 6, और इसका क्या आ जाएगा? अरे ये तो एक कॉलम ही 0 गई, इसको भी निकालना नहीं है। वेरी गुड, तो -6 आ गया, मजा आ गया आंसर में तो यार, बिल्कुल -6 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे चेक कर लें एक बार। पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। खंजन नहीं कर रहे हो क्या सॉल्व? देख लो कहाँ गलती हुआ। हाँ सर -6 है। ताहिर, अब्दुल्ला, ध्रुव माखीजा, भाई क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, तो इसको देख लिया आई गेस आप लोगों ने, सब लोगों ने कर लिया होगा इसको। चलें अब आगे। सर मेरा भी आ गया। आगे ना, कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ा सा हाँ सर। चेक करें, और हाँ सर, वो टाइम बचाने के कैलकुलेशन। लिए, इवैल्यूएट मत करना, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन तो काफी ठीक है, एक इंटीग्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो ले लेते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट्स में? तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, व्हेन वी गो विद इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आप तभी ही डिटरमिनेंट के अंदर डायरेक्टली कर सकते हो अगर एक या रो या कॉलम वेरिएबल के फॉर्म में प्रेजेंट हो। मतलब परफॉर्म इंटीग्रेशन इन वन रो और कॉलम वेयर फंक्शन विद वेरिएबल इज प्रेजेंट। अगर दो रो या कॉलम में आपके पास वेरिएबल प्रेजेंट है तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। उस केसेस में क्या करोगे, आप फंक्शन को मल्टीप्लाई करके पहले तो निकाल लो भाई फंक्शन क्या है। If more than one row or column has a function of variable, then evaluate by expansion the determinant and then evaluate the integral। मतलब पहले फंक्शन निकाल लो अब आप f(x) क्या होगा, और फिर इंटीग्रेट कर देना उस फंक्शन को, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए पहले मैं बताता हूँ, फिर हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये मेरी स्क्रीन के सामने है, तो अब इसमें कैसे इंटीग्रेशन अगर करना है ना, तो मैं डायरेक्टली इनको इंटीग्रेट कर दूं, मेरा काम खत्म हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डेल्टा एक्स इज integrating either a row or a column in which function is present, but for example function is like this। अब मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं लगा सकता, नो। इस केसेस में क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा।
तो डेल्टा एक्स मेरे पास कुछ एक एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स में, फिर मैं इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इज इट क्लियर? तो हम थियरी स्टोरी लिख लो, जो हम स्टोरी लिखना चाहते हैं वो स्टोरी लिख लो आप। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, स्टोरी लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज टू बी परफॉर्म्ड इन दिस वेज। इज इट क्लियर? सर 1 मिनट लिखना बाकी। लिख लो लिख लो। तो आपके सिंगल करेक्ट ड्रिल 1 में जितने क्वेश्चंस है वो सारे हो जाएंगे। सिंगल करेक्ट में जितने इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट के वो सारे हो जाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टॉपिक है। आज हम एक्सटेंड नहीं करेंगे क्लास, यहीं पे कंक्लूड करेंगे। कल आपकी क्लास रखेंगे हम, सैटरडे को क्लास नहीं रखेंगे आपकी हम। सैटरडे को सिर्फ डाउट क्लास रहेगा। ठीक है, 11-12 दोनों का क्लासेस हम नहीं रख रहे हैं अभी से, शेड्यूल ऐसा ही फॉलो करेंगे। संडे को भी आपका हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस ना रखी जाए। वीक में 4 डेज क्लासेस जो हमने पेरेंट्स को आपको प्रॉमिस किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि संडे आपको छुट्टी मिले, अच्छे से आप संडे को भी सॉल्विंग करें। रेगुलर क्लासेस में ही आपके 4 डेज हम मैनेज कर लें, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। ठीक है, सो वेडनेसडे सैटरडे एंड संडे, दीज आर द डेज व्हेन यू विल बी फ्री। आराम से बैठ के आप घर पे सॉल्व करो पूरा दिन, आश्रम का कोई क्लास नहीं है। ठीक है, ये ठीक रहेगा ना? सर इस संडे होगी? इस संडे तो बेटा आपका टेस्ट है, ये संडे आप लोगों हाँ का सर, टेस्ट है। शाम को नहीं, अभी हमारा सिलेबस उनके साथ मैच हो गया है, प्रॉब्ली थोड़ा सा हम आगे ही है। ठीक है ना, कल की क्लास में 15 मिनट का टॉपिक है, फिर हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बेटा, मतलब संडे को क्लास रख लो ना सर। मतलब नहीं। ऐसे फिर करते हैं तो आप जैसे आगे चलाते हो क्लास, तभी फिर हो जाता है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस। उसके बाद वापस से संडे को रिवाइज करके करना पड़ता है, तो फिर टाइम वेस्ट होता है वो रिवीजन में। ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ संडे अगर आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना, संडे अगर आपको टाइम मिलेगा, ये एग्जाम्पल लिख लो। चलो क्लास खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन हम कल कर सकते हैं हेल्दी अच्छे से। ठीक है ना, जब थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। अभी इसको क्वेश्चन को लिख लो, इंटीग्रेट कर लेना आप, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये वाला x4 + 1 sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x e की पावर x + 4 का e की पावर x + 4x। स्क्रीनशॉट ले लो और एक ये क्वेश्चन भी कर लेना, सेकंड वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी।